तो रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड आपको आइडिया हो गया क्या चीज है। रामसर कन्वेंशन में एक और चीज है, एक तो लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड होती है, एक तो ये लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा होता है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड होता है, इसमें वो वेटलैंड साइट्स आती हैं जो लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो है ही। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड ये कंडीशन है कि उसमें कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं, या तो उसकी कोई क्वालिटी डिग्रेड कर रही है वेटलैंड की, तो उसमें क्या चीज होती है, आप उस वेटलैंड को आप इस लिस्ट में और ऐड कर देते हो। मान लो कि 3 वेटलैंड है, लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, एक की क्वालिटी डिग्रेड कर रही है, तो आप क्या करोगे, उस वो जो वेटलैंड होगी कम्स इनटू दिस रजिस्टर जो है, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड जो है, और जब उसकी क्वालिटी वापस इंप्रूव हो जाएगी कुछ स्टेप्स लेकर, तो वापस वो इस रिकॉर्ड से जो है रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड और आर अकरिंग, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, बाद में उसे रिमूव कर दिया जाता है इस रिकॉर्ड से। एक ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, इफ ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, ये ऑप्शन है 1 2 3। सर फर्स्ट ऑप्शन। किसी का सेकंड या थर्ड ऑप्शन है, या तीनों ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, किसी का भी ऑप्शन ए के अलावा नहीं है ना? देखो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में ये डेफिनेशन थी कि चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर, बस ये डेफिनेशन है इसकी। और सेकंड कंडीशन है वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली वेटलैंड होनी चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशन मीट करनी चाहिए। तो ये इसमें लिखा है जिसके अंदर इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा है, ऐसी वेटलैंड। अगर ऐसी वेटलैंड है तो उसी को आप मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में आप पुट करेंगे, उसमें उसे मतलब उस रिकॉर्ड में जाएगी वेटलैंड। बाकी ये कंडीशन है कि 5 किलोमीटर तक जो है आप उसको लॉ प्रोहिबिट करता है, ये इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। अब देखिए इस टाइम पे करंट में इंडिया में टोटल 37 साइट्स हैं जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तहत आपकी आइडेंटिफाई की गई है। तो 10 साइट्स ये नई और ऐड की गई है, कुछ महाराष्ट्र में, पंजाब में। तो ये थोड़ा नाम ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार वो एक ऑप्शन में लिख देंगे कि ये वाली जो साइट है, एक एक्स्ट्रा साइट लिख दिया कोई और सी, इस 10 में से ज्यादातर पूछा जा सकता है कि ये वाली साइट ऐड कर दी, ठीक है। बाकी जो 27 साइट्स है उसकी तो लोकेशन और नई साइट्स ऐड हुई अभी, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। तो रामसर कन्वेंशन जो है, इसको आप ऑफिशियल नेम है इसका कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या वाटरफाउल हैबिटेट। वाटरफाउल का मतलब होता है ऐसे जीव जो आपके जल पक्षी बोलते हैं जिनको, क्योंकि वेटलैंड में आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो मतलब आके उस वेटलैंड में आकर आती है, तो वो कैसे पक्षी हो गए, जल पक्षी हो गए, उड़ भी रहे हैं, एवियन भी टाइप के हैं, और इस तरीके से पानी में भी होते हैं, तो वो वाटरफाउल कहलाए। तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है इज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट, क्योंकि ये वही है जो जिसमें चेंजेस हो रहे हैं बहुत तेजी से, ठीक है। अब इंडिया में जो थी मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में करंट में आपकी क्योलाडियो नेशनल पार्क जो है आपका राजस्थान, इसके अलावा लोकतक झील जो है आपकी मणिपुर में, ये अभी करंट में मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में। और चिल्का लेक जो थी आपकी, वो थी पहले, उसमें कुछ स्टेप्स लिए गए और वो बाद में फिर इससे लिस्ट से हटा दी गई है। काफी सारी और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन जो है ये 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल। एक बात याद रखना, रामसर कन्वेंशन जो है आपकी क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन के अंतर्गत साइन नहीं की गई है, UNFCCC के तहत, ये अलग से कन्वेंशन है पूरी तरह। अब ये इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया, जो कई बार आ जाता है कि क्राइटेरिया कौन सा है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन, और सेम जो आपका नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके तहत है, नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। सबसे पहले तो इसमें होना चाहिए कि ऐसी वेटलैंड जो रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पे कोई रेयर स्पीसीज, कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, पहला तो है कि रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब कोई एक यूनिक तरीके की कोई वेटलैंड है, जहां फर्स्ट क्राइटेरिया तो आपका हो गया कि कोई रिप्रेजेंटेटिव या रेयर या यूनिक टाइप की वेटलैंड है। तो किस तरीके से होगी, वहां पे कोई वल्नरेबल या कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज होंगी। ये आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें पता चलेगा कि IUCN वल्नरेबल किसे कहता है, एंडेंजर्ड किसे कहता है। उसमें क्राइटेरिया होता है कि अगर 10% की स्पीसीज बचती है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 50% बचती है, तो इस तरीके से क्राइटेरिया होता है उसका। तो अगर किसी वेटलैंड में एंडेंजर्ड स्पीसीज आके सरवाइव करती है, तो आप एंडेंजर्ड स्पीसीज को कब बचा सकते हो, जब आपको वेटलैंड को बचाना पड़ेगा। तो ऐसी वेटलैंड जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड होगी, या फिर कोई उस वेटलैंड में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, काफी ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है प्लांट या एनिमल स्पीसीज को से रिलेटेड, जो बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, तो या तो एंडेंजर्ड स्पीसीज सर्वाइव हो रही है, या बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, या कोई भी प्लांट या एनिमल अपनी लाइफ की क्रिटिकल स्टेज में जब होता है तब उस वेटलैंड का यूज करता है वो।
तो ऐसा कुछ वेटलैंड होगी, तो आप उसे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के क्राइटेरिया को मीट करेगी। इसके अलावा ये है कि वहां पे वाटर बर्ड जो है कम से कम 20,000 या 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड सपोर्ट कर रही हो वेटलैंड, या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वाटर बर्ड की या तो 20,000 या 20,000 से ज्यादा हो, या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की 1% जो है वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है मतलब उस स्पीसीज की वो उधर मतलब उसको सपोर्ट कर रहा हो वेटलैंड, तब आप ये बोलोगे। इसके अलावा वहां पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो है कोई फिश उसकी सब स्पीसीज कोई स्पीसीज या सब स्पीसीज उधर आके एग्जिस्ट कर रही है, या कोई नर्सरी या माइग्रेशन पाथ है, या उस वेटलैंड के थ्रू कोई आपकी कोई भी जो है मराइन स्पीसीज जो कोई भी एक्वेटिक स्पीसीज जो है उस माइग्रेटरी पाथ को यूज कर रही है इको टूरिज्म के लिए या फूड या वाटर रिसोर्सेज के लिए, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया अगर आता है तब आप उसको बोलोगे कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी एक तो रिप्रेजेंटेटिव हो, रेयर यूनिक रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप की, एंडेंजर्ड स्पीसीज या लाइफ के क्रिटिकल फेज में हो, या 20,000 या 20,000 से ज्यादा स्पीसीज, या 1% जो हो गई आपकी वाटर बर्ड हो गई। इस तरीके से ये क्राइटेरिया जो होता है इसका, देखो ये मैपिंग जो है ये आप कर जिस टाइम पे मैपिंग करेंगे ना, अगर वेटलैंड हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, तो उस टाइम पे देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वेटलैंड या टाइगर रिजर्व एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपको ये बोला जाएगा ना कि वेटलैंड इकोटोन है या नहीं है, तो याद रखना वेटलैंड इकोटोन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, क्योंकि वो कंप्लीटली एक्वेटिक टाइप का भी इकोसिस्टम नहीं है और वो टेरेस्ट्रियल भी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हूँ मैं आपसे, अभी आपने क्राइटेरिया देखा इसका वेटलैंड का, एक फर्स्ट है क्राइटेरिया कि उसमें स्पीसीज जो एग्जिस्ट कर रही है वो लाइफ के क्रिटिकल फेज में एग्जिस्ट कर रही है, वो सपोर्ट करता है, ठीक है। वहां पे स्पीसीज जो है more than 5% ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि वो इको टूरिज्म जो है उसको सपोर्ट करने में काम आता है। फोर्थ ऑप्शन ये है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका लाइफ के क्रिटिकल फेज में जो ऑर्गेनिज्म हो कोई भी स्पीसीज उसको सपोर्ट करता है। दूसरा more than 5% ऑफ द वाटर बर्ड है उसे सपोर्ट करने की बात है। तीसरा चीज है कि उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और चौथा वो इको टूरिज्म या फूड और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कौन सा, जो परसेंटेज? 5%। ठीक है, तो वो आप याद रखना सेकंड ऑप्शन। हाँ सेकंड ऑप्शन है। तो ये क्राइटेरिया याद रखना, क्योंकि इसी क्राइटेरिया में जैसे आपका more than 20,000 वाटर बर्ड है तो हो सकता है वो less than 20,000 वाटर बर्ड आ जाए, या 1% से ज्यादा है तो 1 को 10% कर दिया जाए, तो आपके ध्यान में रहेगा 1% पढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में पता चल गया 1 0 लिख दिया, 10% कर दिया। या लाइफ के उस फेज में लिखा हुआ है क्रिटिकल फेज में, या एंडेंजर्ड स्पीसीज को सपोर्ट कर रहा है, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड इस तरीके से। तो ये चीज जो है मेजर चेंज होगा उसी में होगा 20,000 और 1%, बाकी तो आपको ध्यान रहेगी चीजें। अब एस्चुरीज क्या होता है और मैंग्रोव्स में एक साथ बता रहा हूँ दोनों को, आप पहले सुन लेना फिर स्लाइड्स में जाते हैं। उसमें एस्चुरीज क्या चीज होती है, वैसे अगर आप देखोगे जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्ट जो आपका रामसर कन्वेंशन है उसके वेटलैंड के तहत तो आपकी बहुत सारी चीजें वेटलैंड में आती है, एस्चुरीज भी वेटलैंड में आती है, लेक्स भी वेटलैंड में आती है, लगून्स भी वेटलैंड में आती है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो एस्चुरीज का मतलब होता है ऐसा पोर्शन, ठीक है, जिस जगह पर आपकी रिवर जो होती है वो सी से जाकर मिलती है, तो उस एरिया को बोलते हो आप लगून। लेकिन वो लगून डेल्टा नहीं है। डेल्टा में क्या चीज होती है, मैंने आपको पिछली बार एक वर्ड बोला था ट्रिब्यूटरी, मेरे ध्यान में डिस्ट्रीब्यूटरी था, वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटरी होता है। जब कोई रिवर जो होती है हार्ड रॉक में रिफ्ट बनाती हुई आती है, ठीक है, जैसे आपकी नर्मदा ताप्ती रिवर हो गई, उसमें क्या चीज है, वो चट्टान जो है वो हार्ड रॉक है। अब उसमें क्या चीज होगी, किसी टाइम पर जो आपकी जो तो दो प्लेट्स होती हैं या कोई दो रॉक्स होती हैं वो डाइवर्ज करती हैं, तो बीच वाला पोर्शन नीचे चला जाता है, ठीक है। अब वो जब नीचे चला जाता है बीच वाला पोर्शन, तो वहां पे क्या एक रिफ्ट बन जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई रिवर फ्लो करेगी, ठीक है ना, तो उसके जिस रॉक में वो फ्लो कर रही है वो रॉक हार्ड रॉक है, ठीक है ना। तो उसमें किसी तरीके की क्या होगा, फर्स्ट तो सेडिमेंट्स नहीं आएंगे उसमें रिवर के अंदर। अगर कोई रिवर जो है हिमालय से आ रही है रिवर जो है, ठीक है ना, वहां तो क्या होता है सेडिमेंट्स लेके आती है इरोजन करती हुई, रिवर के अंदर काफी ज्यादा सेडिमेंट्स आते हैं। यहाँ पे क्या है, हार्ड रॉक के बीच में रिफ्ट में रिवर फ्लो कर रही है, तो उसमें कोई सेडिमेंट्स नहीं है, ठीक है ना। तो रिवर जब मीट करती है तो कहीं पे भी वो डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा मतलब होता है सेडिमेंट्स वो लेके आ रही है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा,
सेडिमेंट्स जैसे आ रहा है उसमें, और रिवर क्या होगी प्लेन एरिया में आ गई है तो सारे सेडिमेंट्स जमीन पर स्प्रेड कर जाते हैं, और वो रिवर क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती है। ट्रिब्यूटरी मतलब जो उसमें ऐड होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है उसकी शाखा बन जाती है। ठीक है, कई सारी शाखाएं बन जाती है उसमें। और वो जो आपका मैथमेटिक्स का होता है ना डेल्टा, मतलब डेल्टा का मतलब क्या होता है लिटिल बिट चेंज जो होता है आप बोलते हो, तो वो जो डेल्टा की शेप में, ट्रायंगल की शेप में जो बन जाता है सी में, तो वो तो जो है डेल्टा। और यहाँ पे रिफ्ट वैली जो होती है, रिफ्ट वैली में कोई रिवर आती है और वो जाकर सी से कनेक्ट करती है, तो उसे आप बोलते हो, उस एरिया को बोलते हैं एस्चुरी। और उस एरिया में क्या होता है वाटर मिक्स करता है, रिवर का वाटर जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, सैलिनिटी लेस देन 5% होती है, ओपन सी की सैलिनिटी मोर देन 35 पीपीटी होती है, इसकी 5 पीपीटी से कम होती है, उसकी 35 पीपीटी से ज्यादा होती है। तो जिस एरिया में मिक्स करता है तो वो ब्रैकिश वाटर बन जाता है, वो क्या होता है 5 से 35 के पीपीटी के बीच में होता है। तो एस्चुरीज में कब वाटर मिक्स करता है ज्यादा, जब आपका जो ओशियन होता है वो हाई टाइड की तरफ जाता है, स्प्रिंग टाइड होता है, यानी वाटर एक्सपेंड करता है, ऊपर आता है और वो रिवर में एंटर कर जाता है वाटर, तभी जाके मिक्स करता है वो। तो इस जगह पे क्या चीज होती है, जो वाटर जब मिक्स करता है तो ये मतलब ओशियन का वाटर ऊपर उठता है और वो जाके रिवर में जाके मिक्स कर जाता है। तो यही जो होता है एस्चुरी जो होती है, यही आपके हमेशा पोर्ट के लिए यूज होती है, क्योंकि जो आपकी शिप्स होती हैं उसको क्या चीज है वो उससे कनेक्ट करेगी, कोस्टल एरिया से कनेक्ट करेगी, तो उसमें क्या हो जाता है गहराई कम होती है, लेकिन टाइड आने से क्या होता है उसकी गहराई ज्यादा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पानी ऊपर तक आ जाता है, काफी ऊपर हो जाता है। तो यही टाइड के थ्रू ज्यादातर क्या होता है एस्चुरी वाले एरियाज जो होते हैं वहां पर आपके पोर्ट्स बनते हैं, क्योंकि जो डेल्टा वाला एरिया है वहां पे तो पानी की गहराई नहीं है, पानी क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी के थ्रू ऐड हो रहा है समुद्र में जो है। तो एस्चुरी क्या होता है जहां पर आपकी वाटर जो है मीट करता है, तो आपका रिवर से जब आप सी की तरफ जाओगे तो 5 पीपीटी से वो बढ़ते बढ़ते 35 पीपीटी तक हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्रांजिशन जोन है सारे, ट्रांजिशन जोन है, इस साइड पे टेरेस्ट्रियल एरिया है, दूसरी साइड पे आपका एक्वेटिक एरिया है। तो ये बीच वाला जो एरिया हो गया इसको क्या बोलते हो आप इकोटोन बोलते हैं, और इकोटोन में हमेशा कुछ एज स्पीसीज होती है, एज इफेक्ट होते हो। तो हमेशा जब भी कोई भी बात करेगा इकोटोन से रिलेटेड, चाहे वो वेटलैंड हो, एस्चुरीज हो, लगून हो, तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो चाहे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो, ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, ज्यादा वो मैच्योर होगा कम्युनिटी जो होगी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा इसीलिए होगी कि प्लांट और ये सारे एग्जिस्ट करेंगे, ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। ऐसी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, जो को खाने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये सारा ट्रांजिशन जोन होता है, इकोटोन कहलाया जाता है सारे। तो एस्चुरीज कब बनती है, जब आपका जो सी का लेवल बढ़ता है, यानी स्प्रिंग टाइड होता है, तो वो रिवर में जाके मीट कर जाता है पानी, और इस जगह पर क्या चीज होगी वो पानी जो मिक्स होता है उस एरिया को बोलते हैं एस्चुरी। तो प्लांट्स, और यहाँ पे आप क्या चीज है जो पानी है वो कंप्लीटली सलाइन भी नहीं है और कंप्लीटली फ्रेश वाटर भी नहीं है, ब्रैकिश टाइप का होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी कैपेसिटी होगी कि वो कंपेरेटिवली मोर देन 5 पीपीटीसी को पे सर्वाइव कर पाए। ठीक है, उनकी कुछ अडेप्टेबिलिटी कैपेबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। एस्चुरीज जो होती हैं टाइडल एक्शन बहुत होते हैं, उसमें टाइड्स आते हैं, वेव्स की बजाय टाइड्स आ रहे हैं, पानी ऊपर उठ रहा है एकदम। और पानी ऊपर क्यों उठ रहा है, बिकॉज ऑफ द वो ग्रेविटेशनल पुल, जो ग्रेविटेशनल पुल है सन एंड मून की ग्रेविटेशनल पुल होता है। अब एस्चुरी का सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने आपको बताया था वेटलैंड हो चाहे एस्चुरीज हो ये ज्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, ठीक है ना। इकोटोन वाला रीजन होता है एस्चुरी, ये ट्रांजिशनल जोन होते हैं हमेशा, यहाँ पे वेव एक्शन कम होगा लेकिन यहाँ पे टाइडल एक्शन ज्यादा होगा हमेशा। अब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो ऐसे एरियाज में हमेशा क्या होगी पॉपुलेटेड वो ज्यादा रहेंगी, हेवीली पॉपुलेटेड होते हैं। इसी तरह से जो मैंग्रोव जो हो गया, द वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन द सीवर्ड साइड ऑफ द, इस एरिया में कई बार मैंग्रोव्स भी, मैंग्रोव्स एक्ट एज अ फिल्टर, ये स्लाइड आ गई बीच में शायद, एक सेकंड। एस्चुरीज आर हेवीली पॉपुलेटेड, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, वो फॉरेस्ट होते हैं जो आपके थोड़ा सलाइन वाटर है, ब्रैकिश वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है, रूट्स क्या करता है वाटर को फिल्टर कर लेता है, फ्रेश वाटर को मतलब फिल्टर आउट कर देता है सॉल्ट्स को, और फ्रेश वाटर को अपटेक कर लेता है उसके रूट। लगून और एस्चुरी दोनों वेटलैंड के में आती है वैसे आपकी जो रामसर कन्वेंशन के हिसाब से, पर डिफरेंस क्या होता है, एस्चुरीज में होता है आपकी जो रिवर मीट करती है ओशियन से, सी से मीट कर रही है, उस एरिया को बोलते हो आप, मीटिंग वाला एरिया होता है, उस एरिया को बोलते हो आप एस्चुरी। लेकिन लगून में क्या होता है, यहाँ पे कोई रिवर मीट नहीं कर रही होती है, यहाँ पे क्या चीज होती है, जो ओशियन का कुछ हिस्सा ओपन सी से डिस्कनेक्ट हो जाता है
मतलब वो थोड़ा बहुत ओपन रहता है। आपका जो मेन लैंड है, ठीक है ना, जो लैंड हो गई मेन लैंड, और इस साइड पे ओपन सी, उस साइड में मेन लैंड से कुछ आगे जाके कुछ सेडिमेंट जो होते हैं, सैंड बार्स ऐसे जमा हो जाते हैं। अब उसमें क्या चीज होगी कि वो ओपन सी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर एक लेक बन जाती है, जो थोड़ा सा ओपन सी से कनेक्टेड होती है, कंप्लीटली भी कनेक्टेड नहीं होती। समझ आ रहा है वैसे आपको बात? ये बात, वेव्स और टाइड्स में क्या फर्क है? वेव्स और टाइड्स में क्या फर्क है? टाइड्स को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, वेव्स और टाइड्स का मतलब क्या चीज होती है। टाइड्स जो होता है वो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल से होता है। टाइड्स मतलब अपराइजिंग ऑफ द वाटर लेवल। आपका जो वाटर है उसका लेवल बढ़ जाता है अगर, ठीक है। पानी मान लीजिए आप कह रहे हो अभी 3 फुट तक है और वो 3 फुट से ऊपर हो रहा है, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, पानी की ऊंचाई बढ़ गई, ठीक है ना, वो हो गया टाइड हो गया। उसमें कहीं पे आपकी कोई ऐसा नहीं, तरंग नहीं चल रही, वेव्स नहीं चल रही, पानी का लेवल उठ गया है बस। और वो लेवल इसीलिए उठ गया है कि आपका जो ग्रेविटेशनल पुल सन और उसका मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है, क्योंकि सन और मून या तो एक ही उसमें आ जाते हैं लाइन में, मतलब 90 डिग्री, मतलब सन मून और सेम लाइन में हो जाते हैं, ठीक है। या तो सन और मून एक ही साइड पर होंगे अर्थ के, या तीनों जो है मतलब अर्थ बीच में, एक साइड पे सन और एक साइड पे मून होगा, इस तरीके से हो जाते हैं वो, ठीक है। अगर वो इस तरीके से होते हैं तो उस टाइम पे ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा होता है, और पानी जो होता है वो सन और मून अपनी साइड पे खींचने के चक्कर में क्या होता है, पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। वो तो हो गया आपका टाइड। इसमें कहीं वेव्स की बात नहीं हुई। वेव्स का मतलब क्या होता है, पानी के ऊपर आप क्या करोगे, जब एयर, विंड जो है, सॉरी, पानी के ऊपर जब विंड मूव करती है, ठीक है, तो जब विंड मूव करती है तो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, विंड के साथ मूव करते हैं, लेकिन वो मूव नहीं करते, वो अगले वाटर के पार्टिकल पर टकराते हैं, और वो फिर ऑसिलेट करता है और वो वाटर का पार्टिकल वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि पानी मूव कर रहा है, एक्चुअली पानी नहीं मूव कर रहा था, पानी का जो पार्टिकल है वो मूव करके वापस अपनी जगह आता है, लेकिन वो जो मूवमेंट होती है वो आगे तक चली जाती है, एक पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल पे टकराता है। जैसे आप पत्थर मारते हो पानी में, तो क्या चीज है, एक वेव सी जाती हुई दिख रही है, एक्चुअली पानी कहीं पे ऐसा मूव नहीं किया, वाटर का पार्टिकल एक ने टकराया, अगले को टकराया, उसने अगले को ऑसिलेट किया, उसने अगले को ऑसिलेट किया, बिकॉज ऑफ विंड वेव्स आती है, ठीक है ना। उसमें वाटर का पार्टिकल सर्कल करके अपनी जगह पर आ जाता है, और जब वो सर्कल करता है, स्टार्ट करता है, सर्कलिंग करता है जो आपका, तो उस टाइम पे अगले वाटर पार्टिकल को टकराता है, फिर वो अगला वाटर पार्टिकल टकराता है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन वेव्स जो आपका टाइड होता है उसका मतलब होता है एक्सपैंड हो जाना, पानी अपराइज कर जाना, ऊपर की तरफ आना, लेकिन उसमें कहीं वेव एक्शन की बात नहीं है। समझ आया आप लोगों को डिफरेंस ये? यस सर, थैंक यू। ठीक है ना। सर तो ये, हाँ जी, सर एस्चुरी का इकोटोन ओशन और रिवर है। एस्टुरी का क्या? इकोटोन एस्टुरी का इकोटोन, रिवर, और क्या बोल रहे हो आप? ओशन ओशियन हो गया। देखो क्या और चीज है, लगून। देखो इकोटोन का मतलब क्या चीज है कि दो डिफरेंट टाइप के बायोन्स जो होते हैं वो मीट करते हैं, उसे आप इकोटोन बोलते हो, ठीक है ना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि रिवर समुद्र से मिल रही है, ठीक है ना, उस जगह पर आप उस पॉइंट को बोल रहे हो, आप एस्टुरी बोल रहे हो उस एरिया को, ठीक है ना। पर इसका मतलब साइड पे रिवर है, लेकिन रिवर भी एक्वेटिक है, ठीक है ना। और इस साइड पे डिफरेंस क्या चीज है, रिवर और जो समुद्र हो गया, वो मराइन एक्वेटिक है, वो फ्रेश वाटर एक्वेटिक है। एक लोटिक बोल दो, एक लैंटिक बोल दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इकोटोन इसलिए नहीं है कि वो रिवर और इसके कारण इकोटोन हो रहा है, ठीक है ना। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टेरेस्ट्रियल, और उससे थोड़ा सा दोनों के डिफरेंस है, वो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल भी नहीं है और कंप्लीटली ओपन सी जैसा भी नहीं है। एस्चुरी जो है जिस पॉइंट पे जहाँ पे मिल रहा है वहां पे प्रोडक्टिविटी हाई है, प्रोडक्टिविटी हाई है, वहां पे कुछ प्लांट्स और ये सब भी मिलेंगे आपको, कुछ जीव भी मिलेंगे, लेकिन वो ओपन सी जैसा नहीं है, ठीक है ना। तो ना ही वो सैलिनिटी के बेस पर नहीं है, और उसमें प्रोडक्टिविटी हाई है। प्रोडक्टिविटी हाई होने का मतलब क्या चीज है, आपकी फ्लोरा और फोना एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। उसका वाटर का लेवल जो है वो शैलो है, एक्वेटिक जैसा नहीं है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में अंतर क्या चीज होती है, जो आपका बायोम्स होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट है एक्वेटिक और इसमें, ये दोनों का मिक्सचर है। वाटर शैलो होगा, फ्लोरा फोना एग्जिस्ट कर रही होगी, सेडिमेंट्स एग्जिस्ट कर रही होंगे, बहुत सारी चीजें, कई चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं इसमें, ठीक है ना। ओपन सी की प्रोडक्टिविटी कभी उतनी ज्यादा नहीं होती। लागून एक डिफरेंट चीज है। लागून में क्या है, रिवर नहीं कहीं पे आके जुड़ रही है। लागून का मतलब है, मान लो एक ओपन सी जो है और इस साइड पे आपकी मेन लैंड है, मेन लैंड का कोई जमीन का हिस्सा, ठीक है, निकला हुआ है, तो समुद्र का पानी आके बीच में उसमें जमा हो गया है, ठीक है। समझिए बात को। हाँ सर। तो वो ओपन सी से हल्का सा कनेक्टेड भी है,
लेकिन कंप्लीटली ओपन सी जैसा भी नहीं है, क्योंकि ओपन सी होगा तो उसमें वेव एक्शन भी होगा। तो यहाँ पे वेव एक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड, मतलब थोड़ा सा मान लो एक जरा सा एरिया से वो ओपन सी से कनेक्टेड है वो वाटर, लेकिन बाकी एक तरीके से लेक बन गई है, जमीन का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला हुआ है उसमें, तो समुद्र का पानी भी आ गया, लेक जैसा वो बन गया है, वेव एक्शन भी नहीं हो पा रहा उसमें, और वो कंप्लीटली समुद्र जैसा भी नहीं है, उसकी सैलिनिटी समुद्र जैसी भी नहीं है कंप्लीटली। ठीक है। अब उसमें क्या होगा, लगून में क्या होता है, आपके ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो आपके जो जीव होते हैं ना, वो आके क्या करते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड बनाएंगे, या फिर अपने को वहां पे एक तरीके से उनको सपोर्ट इसीलिए मिलेगा क्योंकि उस पर वेव एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेव में आपके सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है ना, लेकिन उतनी सैलिनिटी में भी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि वो भी ब्रैकिश वाटर है। तो ऐसे जो चीजें होती है वो आपका लगून हो गया, लगून लेक हो गया, जो कनेक्टेड विद द ओपन सी थ्रू अ नैरो पैसेज, उससे कनेक्टेड है, पर बाकी उसकी बाकी सारी साइड पे उसका मेनलैंड कनेक्ट करती है। तो लगून में कभी भी क्या है कि रिवर और वो मीट नहीं कर रही, वो आपका सी का जो पोर्शन है वो एक लेक बना देता है, केवल मेनलैंड का कुछ हिस्सा, चाहे वो आपके सैंड बार्स के थ्रू हो या कोरल रीफ बनने के कारण हो, तो एक हिस्सा क्या चीज होती है, वो समुद्र से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है और थोड़ा नैरो पैसेज से बस उसका कनेक्शन रहता है, जहां से वो समुद्र का पानी जो उसमें हल्का फुल्का आता रहता है, लेकिन कभी भी वो उसमें वेव एक्शन नहीं होता। और दूसरा ओपन सी की तरीके से उसमें कभी भी ये सैलिनिटी 35 से ज्यादा नहीं होती। वेटलैंड की हमेशा क्या है, ब्रैकिश वाली कैटेगरी में आता है। तो लगून्स आर फॉर्म ड्यू टू अ फॉलिंग इन अ सी लेवल, और एस्चुरीज जो होती हैं वो सी लेवल के बढ़ने से होती हैं। सी लेवल का घटना और बढ़ना दोनों क्या चीज है, वो आप बोलते हो टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। तो सी लेवल जहां पे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या चीज होगी, वो कोस्ट आपका सबमर्ज होता है, ठीक है ना, सबमर्ज कोस्ट है, यानी पानी का जब लेवल बढ़ेगा तो वो वाला कोस्ट जो है समर्ज करेगा। और दूसरी साइड पे क्या चीज होगी, वहां पे कोस्ट जो होगा इमर्जिंग कोस्ट होता है, जहां पे डेल्टा हो गया या आपका लगून हो गया, वहां पे इमर्जिंग कोस्ट है। इमर्जिंग कोस्ट का मतलब या तो सी का लेवल नीचे जाए या जमीन इमर्ज करे, तो दोनों केसेस में इमर्जिंग हो सकता है ना, या तो समुद्र पानी का लेवल नीचे जाएगा, ठीक है, या फिर पानी का लेवल ऊपर जाएगा, या तो समर्ज कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, तो पानी का लेवल ऊपर जाए या जमीन नीचे जाए टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण। अगर जमीन नीचे जाएगी तो वो सबमर्ज करेगी, और पानी का लेवल ऊपर जाएगा तब भी वो सबमर्ज होगा। तो जो आपका एस्चुरी होता है वहां पे क्या होता है, राइज इन सी लेवल होता है, इसीलिए सबमर्जेंस होती है। और जो आपका लगून्स होता है ये उस एरिया में होता है जहां पे आपका राइज फॉल इन सी लेवल होता है, इसीलिए जितना समुद्र का पानी उसमें लगून झील में आ गया, बाकी थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहता है, पर ऐसा नहीं है कि वो पानी टाइड के कारण जो है सैंड बार को भी क्रॉस करके लगून में जा रहा है, ऐसा नहीं होता, सैंड बार को क्रॉस नहीं कर पा रहा क्योंकि सी लेवल का वहां पे फॉलिंग हो रही होती है, वो इमर्जिंग एरिया होता है। और केरला में इसे जो आपके बैक वाटर्स बोलते हैं इसे। तो एस्चुरीज में क्या होता है, आप कोई भी याद रखना, एस्चुरी हो या कुछ भी चीज हो, वहां पर ब्रैकिश वाटर है, तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटी होगी किस तरीके से वो सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एस्चुरी या इस जगह पे क्या हो सकते हैं, आपके मैंग्रोव्स, सॉल्ट मार्शेस, सी ग्रासेस, जो समुद्र में घासें जो होती हैं, सी ग्रासेस हो गया, मड फ्लैट्स, एस्चुरी हैबिटेट। मैंग्रोव्स तो जो पेड़ होते हैं जो सलाइन वाटर में एग्जिस्ट कर जाते हैं। सॉल्ट मार्शेस जो मैंने आपको बताया था, मार्शेस और जो स्वैम्प में अंतर क्या था, मार्शेस में घासें होती हैं थोड़ी ज्यादा, स्वैम्प में आपके थोड़े पेड़ होते हैं, दोनों ही वेटलैंड है। सॉल्ट मार्शेस का मतलब हो गया जहां पे नमक जो हो गया, पानी इवोपरेट हो गया और नमक रह गया है, इस तरीके से दलदली हो जाता है। ये फाइटोप्लैंक्टन्स भी एस्चुरीज में पाए जाते हैं, डाइएटम, डाइनो, फ्लैगलेट्स, ग्रीन एल्गी। डाइएटम्स ये सारे क्या है, एल्गी है, सिंगल सेल्ड एल्गी, एल्गी है सारे। और एल्गी क्या होते हैं आपके, एल्गी में हमेशा क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होगा एल्गी में तो फिर क्या चीज होगी, वो अपना भोजन बना पाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं क्योंकि ये छोटे वाले पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, स्विम नहीं कर पाते, फ्लोट करते हैं। स्विम और फ्लोट का अंतर होता है, स्विम मतलब जो खुद तैर ले, इसका मतलब उसमें थोड़ा वेट होना चाहिए, और जो बहुत हल्के फुल्के होते हैं वो फ्लोट कर जाते हैं पानी के। तो एस्चुरीज में एक साइड पे क्या होगा आपका, फ्रेश वाटर होगा, दूसरी साइड मतलब कंपैरेटिवली फ्रेश, कम सैलिनिटी होगी, और समुद्र की साइड जाते थे ज्यादा सैलिनिटी होगी। तो सी ग्रासेस से लेकर, एल्गी से लेकर समुद्र की तरफ थोड़ा बहुत बढ़ते जाओगे आपका, तो क्या चीज होगी, मैंग्रोव टाइप्स के ट्री मिल जाएंगे, फॉरेस्ट होगा। जैसे आपका पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, जो आपका लास्ट ईयर जो है वो ट्रॉपिक साइक्लोन आया था, तो उसमें डिजास्टर जो कम हुआ था कंपैरेटिवली, वो केवल इसीलिए हुआ था कि मैंग्रोव के जो पेड़ थे उसके कारण जो थी, जो ट्रॉपिकल जो फ्लडिंग हो रही थी, मतलब समुद्र की साइड से,
वो क्या चीज होती है, उसको फ्लडिंग को उसने बैरियर की तरह काम किया था। तो हमेशा याद रखना, मैंग्रोव्स हो, ये सारी चीजें हो, ये इसका अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे मैंग्रोव्स का, तो उसमें क्या होगा, कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग हो सकती है, कोस्टल एरियाज में इरोजन हो सकता है, मिट्टी बह सकती है, इरोड हो सकती है वहां से। इंडिया में 14 जो है बड़ी, 44 छोटी, 162 जो है माइनर रिवर जो है, वो समुद्र में जाके एस्चुरीज बनाती है। तो एस्चुरीज हमेशा वहां बनती है जहां पर आपकी हार्ड रॉक होती है, और वो ज्यादातर हार्ड रॉक इसीलिए होती है जो आपकी प्लेट्स जो होती हैं वो डाइवर्ज करती हैं या रॉक्स डाइवर्ज करती हैं, तो बीच वाला हिस्सा जो नीचे चला जाता है तो वो एस्चुरी बन, तो उसमें क्या होता है, रिवर क्या होती है, हमेशा रिफ्ट में फ्लो करती है। तो ऐसी रिवर जो होती है आगे जाके एस्चुरी बनाती है, क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स नहीं आते। अब ये जो मैंग्रोव्स जो बताया था मैंने, तो मैंग्रोव्स का वही है, मैंग्रोव्स ऐसे ट्रीज होते हैं जो आपके सर्वाइव कर पाते हैं सैलिनिटी में। तो लिटरल एक वर्ड बताया था मैंने, लिटरल का मतलब क्या होता है, हाई टाइड और लो टाइड के बीच वाला रीजन जो होता है वो आपका लिटरल कहलाया जाता है, या इंटर टाइडल कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। ओपन सी में तो बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे, ओपन सी में कैसे, जमीन कहाँ पर है, तो ये किस एरिया में होंगे, जहाँ पे सनलाइट भी होगी और जहाँ पे सैलिनिटी भी है, ठीक है। तो वो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहलाए जाते हैं, जो लिटरल जोन में या सी शोर बोलो या इंटर टाइडल जोन है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। हाई वाटर लेवल से जो वाटर टाइड का जो लेवल होता है, हाई वाटर टाइड होता है, उससे नीचे इसकी रूट जारी होती है, ठीक है। तो हाई वाटर टाइड और लो वाटर टाइड दोनों के बीच का जो रीजन होता है। मैंग्रोव जो है हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है, हाइट जो है 18 से 20। मैंग्रोव्स किस एरिया में, बेस्ट एग्जांपल है इकोटोन का, क्योंकि एक साइड पे आपका क्या चीज हो गई, मराइन इकोसिस्टम हो गया, और दूसरी साइड पे आपका जो इकोसिस्टम हो गया टेरेस्ट्रियल टाइप का इकोसिस्टम है। तो ये इकोटोन कहलाया जाता है, ये इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मैंग्रोव्स की कैपेबिलिटी होती है, ये हेलोफाइट्स कहलाए जाते हैं। हेलोफाइट्स, नमक, नमक जो है उसको टॉलरेंट करने वाले, पानी में जो नमक है। अब इस ट्री जो होता है उसको दो चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए अपने प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वाटर में सैलिनिटी है, नमक है। अब वो सैलिनिटी होने के कारण क्या चीज है, वो डिस्ट्रॉय करेगा प्लांट को। तो इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से वो वाटर को इनटेक कर ले, फ्रेश वाटर को सलाइन वाटर में से। तो इसमें यही चीज होती है, अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं अलग अलग तरीके के मैंग्रोव ट्रीज में। किसी में रूट्स जो होती हैं वो हवा की साइड पर होती हैं, किसी में रूट्स होती हैं वो वाटर को फिल्टर करके इस तरीके से होती है कि फ्रेश वाटर ही आए उसमें। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की इसमें ट्री कहलाए जाते हैं। वो लो ऑक्सीजन का एरिया होता है ये वाला। अब जैसे आप एग्जांपल देखो, ये वाला, इसकी ट्रू रूट्स कहाँ पर है, इसकी रूट्स हवा में है। तो जिसकी रूट्स हवा में हो गई, राइजोफोरिया, इसमें क्या होता है, रूट्स काफी डीप में चली जाती है। इस तरह की जो वैरायटी होती है मैंग्रोव्स की। एविशीनिया जो हो गई, जिसने वर्टिकल अप रूट हवा में, जिसके किसी में मेन ट्रंक से साइड में रूट्स और निकल रही होती हैं, इस तरीके की। किसी में क्या होता है, सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, पानी आ गया सॉल्ट के साथ में, लेकिन क्या चीज है, वो सॉल्ट्स क्या होगा, उसमें क्रिस्टल दिखाई देंगे, सॉल्ट्स को वो एक्सक्रीट कर देगा, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। तो ऑटोमेटिकली उसे चाहिए क्या, उसे चाहिए फ्रेश वाटर चाहिए। किसी के बीज जो होते हैं वो जर्मिनेट कर लेते हैं पहले से, फिर जाके वो पानी में गिरते हैं, तो पहले वो जर्मिनेट हो जाते हैं, नहीं तो वो सॉल्ट वाटर में जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से क्या चीज है, ये तरीका होता है। तो उसके नाम पर है कोई राइजोफोरा, कोई एविशीनिया टाइप का। मैंग्रोव्स जो होते हैं मोस्टली ट्रॉपिकल। क्या सर मुझे क्वेश्चन था कि इकोलॉजी जो है वो पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 3। हाँ, इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एनवायरनमेंट में आएगा बेसिकली इकोलॉजी। इकोलॉजी एनवायरमेंट, इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इको, एनवायरमेंट मतलब जो आपके आसपास में चीजें। तो इकोलॉजी और एनवायरमेंट जो है आपका GS3 में है। ओके ओके, थैंक यू सर। मैंग्रोव्स जो ट्रीज होते हैं वो मोस्टली आपके सोलर, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरियाज। ट्रॉपिक मतलब जो आपके 10 डिग्री इक्वेटर के ऊपर, 10 डिग्री इक्वेटर के नीचे इस साइड पर होते हैं। उससे थोड़ा सब ट्रॉपिक, ट्रॉपिक के बाद में जो हो गया, तो ये एरिया 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड है, उसके बीच में जो होते हैं आपके मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। तो ये नाम याद रखने जो होता है, एविशीनिया किसे बोलते हैं, राइजोफोरा किसे बोलते हैं। एविशीनिया मतलब जो हवा में जिसकी रूट्स हैं, जिसकी काफी डीप है, वो राइजोफोरा हो गया। न्यूमोटोफोर होता है जिसकी ब्लाइंड रूट्स हो गई। इस तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको लोगों को समझ आ गया ना, एक तो वेटलैंड, दूसरा एस्चुरी, एस्चुरी मतलब जहां पे कनेक्ट हो रहा है, मैंग्रोव्स मतलब ट्री। जैसे आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हो, आप बोलते हो कि
डेसिडियस इकोसिस्टम है जहाँ पे वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, या एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये मैंग्रोव टाइप का जो इकोसिस्टम है, दीज ट्रीज हैव द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव इन अ सलाइन वाटर, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके के अपना अडेप्टेबिलिटी का प्रोसीजर है अलग अलग तरीके का। ठीक है, इसमें जैसे सीड्स जो है वो ट्री पे जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद फॉल करते हैं। ये सारे अडेप्टिव जो है मैकेनिज्म है। बस एक लास्ट डायग्राम आप देख लो, फिर आप इसे देखोगे तो सुंदरबन जो है, इधर आपके मैंग्रोव ट्रीज है, महानदी इधर मैंग्रोव ट्रीज है। जो आपके मैंग्रोव ट्री जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो गए, वो थोड़े से आपके हाईली डेंस्ड है। लेकिन बाकी जगह पे क्या चीज हो गई, मैन मेड जो है उसका एक्सप्लॉइटेशन होने के कारण वो काफी कुछ जो है, मतलब उसने डेंस नहीं बचे, उसका काफी ज्यादा एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन हो चुका है उसका। तो कहाँ पे है आपके सुंदरबन में सबसे बड़ा एरिया है। इसके अलावा महानदी, कृष्णा, गोदावरी, अंडमान निकोबार और इस सब जगह पर भी आपके मैंग्रोव्स एग्जिस्ट करते हैं। मैंग्रोव्स का आपको सिग्निफिकेंस तो बता ही दिया था मैंने। इरोजन से बचाने का काम होता है, और एक तरीके से आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है उस टाइम पर आपकी सेफ्टी के लिए, जो फ्लडिंग नहीं हो जाए आपका मेनलैंड में, उससे बचाने का काम होता है। सुनामी आ जाए, हरिकेन्स हो जाए, फ्लडिंग हो जाए। अब वो ये मैंग्रोव्स का थ्रेट्स, आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड में आप कोई भी कन्वर्ट कर रहे हो, फ्यूल फॉडर के लिए यूज कर रहे हो, ऑयल स्पिल हो जाना, ठीक है ना, केमिकल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारे जो इस सबसे थ्रेट्स है मैंग्रोव्स को। बस अब ये लास्ट क्वेश्चन आप जल्दी से अटेम्प्ट करो, इसे बताना क्या चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस में है और उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सेकंड वाला सर शायद। सेकंड मैंग्रोव ओशन। अच्छा,